हमारा अगला स्लाइड है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। जब तक ओवरी के स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मैं वो फीमेल हूं जिसका आप ओवरी देख रहे हो, मुझे बताइए ये ओवरी लेफ्ट है कि राइट है? कहता इधर गया है ऐसे करके। आप ये समझो ना भाई, इधर देखो, ये ओवरी दिखा रहा हूं मैं आपको, इधर का इतना को काट के दिखा, कैसे करोगे समझन? ऐसे में कैसे चलेगा? ठीक है ना, ये लेफ्ट ओवरी है और लेफ्ट ओवरी का एलएस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहने का मतलब होता है कि जब उस स्ट्रक्चर को पूरी लंबाई में काट देते हो। आप ये समझ लीजिए, ये पूरा ऐसा था ना, इसी को समझ लीजिए आप, ये पूरा ऐसा लंबाई था। अगर मैं इसको पूरी लंबाई में ऐसा काटता हूं तो एलएस काट कहलाएगा। क्योंकि ऐसे था, अगर ऐसे 20 से 2 भाग में काट देता तो टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता। मैं भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया हूं। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक बैंगन है आपके पास, ये बैंगन की स्ट्रक्चर जैसी है। अब बैंगन की पूरी लंबाई में काट दिया हूं, तब कैसे दिख रहा है? समझ में आया ना? चलिए ध्यान से देखिए, सबसे बाहर में जर्मिनल एपिथेलियल सेल, उसकी एक परत है। ओवरी के अंदर 2 रीजन होता है, 2 एरिया होता है। सबसे बीच में मेडुला वाला भाग होता है, सबसे बाहर में कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। oogenesis की प्रोसेस कहां चलेगी? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। मतलब सारा का सारा जो oocyte बनेगा कहां बनेगा? कॉर्टेक्स वाले भाग बनेगा। दूसरा चीज, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनेगा वो कहां बनता है? मेडुला वाले रीजन में बनता है। अंतर है दोनों में ना, वहां भी कॉर्टेक्स और मेडुला 2 भाग होता है। मेल के गोनाड मतलब टेस्टिस में 2 रीजन होते हैं, वहां भी कॉर्टेक्स वहां भी मेडुला, लेकिन वहां पर जो स्पर्म बनता है मेडुला में बनता है, और फीमेल के ओवरी में कॉर्टेक्स में oocyte बनता है, ओवम बनता है। समझ में? ये दिख रहा है आपको प्रिमोर्डियल जर्म सेल। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल एक ओवरी में लगभग 7 मिलियन की संख्या में है। एक ओवरी में 7 मिलियन। ये भी मैं लेफ्ट ओवरी की बात कर रहा हूं ना, ऐसा राइट ओवरी भी होगा, 7 मिलियन की संख्या में है। समझ में आया? तो इस 7 मिलियन की संख्या में जो दिख रहे हैं आपको प्रिमोर्डियल जर्म सेल, ये आए कहां से थे? बिल्कुल, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा था, अनडिफरेंशिएट गोनाड था, बाइपोटेंशियल गोनाड बोलता था। उस समय गोनाड ये तय नहीं कर पा रहा था कि ये टेस्टिस बनाएगा कि ओवरी बनाएगा। उस समय एम्ब्रियो के पोस्टेरियर पार्ट से, हाइंड रीजन से एपीब्लास्ट सेल नीस बना करके, ट्रेवलिंग नीस ग्रुप में मिलियन की संख्या में हाइंड गट से, पिछले आहार नाल के रास्ते से आकर के बाइपोटेंशियल गोनाड के अंदर एंट्री कर गए थे, और वहीं पर जाके वो डेवलप करना शुरू हो गए थे। ये वही प्रिमोर्डियल जर्म सेल है। कहां से आया था? एम्ब्रियो के पोस्टीरियर भाग से एपीब्लास्ट सेल था। हाइंड रीजन मतलब आहार नाल के पिछले हिस्से से आया था वो। समझ में आया ना? और बाइपोटेंशियल गोनाड के अंदर जा करके डेवलप करना शुरू कर दिया था, और फिर उसके बाद क्या बना? वो ओवरी। ठीक है, चलिए अब ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल था। अब मैं उस 7 मिलियन में से एक की बात कर रहा हूं। ये एक कुछ समय बाद क्या होगा? देखिए थोड़ा सा क्या होगा, डेवलप होगा। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल था, ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल था। चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियल की लेयर थी, यहां से कोशिकाएं माइग्रेट करके आके उसको चारों तरफ से घेर लिए, और इस पूरे स्ट्रक्चर को एग नेस्ट, अंडे का घोंसला कहा जाता है। समझ में आया? उसके अंदर अभी एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, वो जाके आगे जब डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा, ये डिवीजन करेगा आगे, जब मैच्योर होगा थोड़ा सा, तो ये, और बाहर में चारों तरफ जो दिख रहा है ना आपको, ये जो जर्म सेल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल आए थे ना, ये डेवलप होते हैं। तो डेवलप होते हैं, देखो तो 2-4 लेयर बना दिए ये, और अंदर में अभी प्राइमरी oocyte बन चुका है। क्या बन चुका है? इधर प्रिमोर्डियल जर्म सेल था, डेवलप होकर प्राइमरी oocyte बन गया, और चारों तरफ कौन घेर लिया है? बहुत सारे जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जिनको मैं फॉलिकुलर सेल बोलूंगा। अब ये पूरे स्ट्रक्चर एग नेस्ट के बाद क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होगा, और चारों तरफ कुछ लेयर फॉलिकुलर सेल की मिलेंगी, वो प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। समझ में? कुछ समय बाद और डिवीजन होगा इसमें,
तो ये प्राइमरी ओसाइट तो वही रहेगा, प्राइमरी ओसाइट वही रहेगा, लेकिन फॉलिकुलर सेल जो चारों तरफ है वो डिवीजन करके और लेयर बना देंगे, मोर फॉलिकुलर सेल। या तो फॉलिकुलर सेल तो थे, अब क्या हो जाएंगे, मोर फॉलिकुलर सेल। जब थोड़ी लेयर ज्यादा बना लेंगे, इसको बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल था, ये सेकेंडरी फॉलिकल। अंतर क्या दोनों में, बस फॉलिकुलर सेल की संख्या में थोड़ा सा लेयर बढ़ गया, बाकी अंतर नहीं है। इसके अंदर भी प्राइमरी ओसाइट है, इसके अंदर भी प्राइमरी ओसाइट है, समझ में आया? अब ये प्राइमरी ओसाइट इसी स्टेज में ही रुका रहता है। सेल साइकिल के कौन से स्टेज पे, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोटिंग स्टेज में वो रुका रहता है। और ये जो प्रोसेस शुरू हो गया है ना, ये प्रोसेस किसी एक लेडीज में चल रहा है, एक फीमेल में चल रहा है। फीमेल में जो कोई गर्ल्स है, उस गर्ल्स में पैदा होने के बाद नहीं चल रहा है। वो गर्ल्स जब पैदा भी नहीं हुई थी, अपने माता जी के गर्भाशय में थी, वो खुद फीटस स्टेज में थी, तो उस महिला फीटस में, उस फीमेल फीटस के अंदर ये प्रोसेस चल रहा था, और अभी जाकर के इस स्टेज में जाके रुका हुआ है वो। मतलब यदि कोई लेडीज अभी प्रेग्नेंट है, उसके गर्भाशय में कोई एक बेबी, फीमेल फीटस डेवलप हो रही है, तो उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस शुरू हो गई है और एक स्टेज पे आकर के रुक गई है। सेल साइकिल की कौन सी स्टेज है बोलूं तो, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोटिंग स्टेज में रुक गया है। जब वो बच्ची पूरा 7 के 7 मिलियन ऐसे हो गए ना, सब रुके हुए इस स्टेज में, दोनों ओवरी में रुके हैं ऐसे। जब वो बच्ची धीरे धीरे डेवलप होगी, 9 महीना पूरा करने के बाद जब पैदा होगी, बाहर आएगी, बच्ची बनी, धीरे 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 समय गुजरते गया, बड़ी होती गई, 12 से 14 साल की उम्र आ गया। अब 12 से 14 साल की उम्र प्यूबर्टी एज में जब उसके फिर एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी ना, वो जो रुका हुआ स्टेज था वो आगे बढ़ जाएगा। ये जो प्राइमरी ओसाइट फॉर्म में रुका हुआ था ना, अब ये प्राइमरी ओसाइट बदल जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा। लेकिन कब, हाँ, पैदा होने के बाद। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इतना प्रोसेस ये पूरा बर्थ के पहले चल रहा है ना, ये बिफोर बर्थ चल रहा है। ठीक, और जब पैदा हो गई, 12-14 साल की उम्र हो गया, प्यूबर्टी एज में आ गई, उसके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो गए, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच एंटेरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोप सेल को स्टिमुलेट कर दिए, एलएच एफएसएच रिलीज हुआ। उस एलएच की वजह से क्या हो जाएगा, रुका हुआ सेल साइकिल आगे बढ़ जाएगा। ये मैमल के केस में होता है। फ्रॉग के केस में बात करें तो रुका हुआ स्टेज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आगे बढ़ जाता है, वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है तो आगे बढ़ जाता है। मैमल के केस में एलएच हार्मोन आता है तो आगे बढ़ जाता है। किसी को कोई डाउट है? चलिए, अब इधर आफ्टर बर्थ चल रहा है ये सब, आफ्टर बर्थ, और भी कौन से उम्र में, 12 से 14 ईयर की उम्र में। ठीक है ना। अब ये बच्ची इतनी बड़ी हो गई, उसके बॉडी में अब क्या है बताइए भाई, एलएच हार्मोन बढ़ गया 12-14 साल की उम्र में, एलएच हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ उसके बॉडी में, तो वो क्या कर दिया, इस सेकेंडरी फॉलिकल को बदल दिया किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। मतलब प्राइमरी ओसाइट बदल गया किसमें, सेकेंडरी ओसाइट। मतलब ये जो सेल साइकिल रुका हुआ था कौन से स्टेज में, देखिए तो मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोटिंग स्टेज में जो रुका हुआ था, सेल साइकिल अरेस्टेड है, डिप्लोटिंग नॉन बोला हूं ना, इसमें जो रुका हुआ था उस रुके हुए अवस्था को क्या बोलते थे, डिक्टिएट स्टेज। इसका मतलब जब बच्चे पैदा हो गए, 12-14 साल की उम्र हो गया, डिक्टिएट स्टेज ब्रेक हो गया, आगे बढ़ गया। डिक्टिएट स्टेज ब्रेक हुआ किसकी वजह से, एलएच हार्मोन की वजह से, ये इसने इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना। ये अब देखिए प्राइमरी ओसाइट बदल गया किसमें, सेकेंडरी ओसाइट में, और इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल की संख्या बढ़ गया, मोर एंड मोर फॉलिकुलर सेल। सबसे पहले में केवल फॉलिकुलर सेल, दूसरे बारे में मोर फॉलिकुलर सेल, तीसरे बारे में मोर एंड मोर फॉलिकुलर सेल, ये टर्सरी फॉलिकल हो गया। ठीक है ना। साथ ही साथ इतनी संख्या बढ़ गया, फॉलिकुलर सेल की संख्या इतना बढ़ गया कि इसके अंदर में क्या मिल गया भाई आपको, ये कैविटी बन गया। कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम। ये ठीक।
कुछ समय बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा और फोलिकुलर सेल की संख्या बढ़ जाएगी और क्या होगा देखिए, तो एंड्रम थोड़ा बड़े साइज का हो जाएगा, उसको बोलूंगा मैं क्वाटरनरी फोलिकल। क्या बोलूंगा इसको मैं? क्वाटरनरी फोलिकल। क्वाटरनरी फोलिकल बोले तो ऐसा फोलिकल, समझ में आया ना? चतुर्थक डिंब पुटिकाएं बोलते हैं, मत याद करना, भूल जाओगे, ऐसा लगता है किसी को गाली दे रहा है जैसा लगता है, ठीक है ना? तो क्वाटरनरी फोलिकल, या इसको बोलते हैं ग्रेफियन फोलिकल, या बोलते हैं मैच्योर फोलिकल। इसमें क्या अंतर है? इसमें भी सेकेंडरी ओसाइट, इसमें भी सेकेंडरी ओसाइट। इसमें फोलिकुलर सेल जितनी थी उससे ज्यादा मिलेंगे यहां पर, इसलिए बोला मोर एंड मोर एंड मोर फोलिकुलर सेल प्लस एंड्रम। समझ में आया ना? मैच्योर हो गया। अब क्या होता है, जब ग्रेफियन फोलिकल एक बार मैच्योर हो जाता है ना, LH हार्मोन इतनी मात्रा उसकी बढ़ जाती है कि इस फोलिकल की दीवारों के साथ साथ ओवरी की दीवारों को कमजोर कर देता है। कैसे कर देता है? कमजोर। क्योंकि जैसे ही LH की मात्रा बढ़ती है वो प्रोजेस्टेरॉन को एक्टिव करता है, प्रोजेस्टेरॉन कोलेजिनेज नाम का एंजाइम को एक्टिव करता है, और कोलेजिनेज क्या करता है, इस वाल को कमजोर कर देता है। जब वाल कमजोर हो जाता है ना, ये किसी वाल के किनारे में आता है, वाल कमजोर हो जाने पर ब्लास्ट हो जाता है। जब ब्लास्ट हो जाता है, इसके अंदर का सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है। किस हार्मोन के ज्यादा होने पर? LH हार्मोन के ज्यादा होने पर। याद हो जाएगा ना इतना? ये LH हार्मोन ज्यादा हुआ तो क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन में कौन बाहर आया? सेकेंडरी ओसाइट। याद रखना, ये जो सेकेंडरी ओसाइट था ना, सेल साइकिल जो रुका हुआ था यहां पर डिप्लोटिन 1 में जो रुका हुआ था वो आगे बढ़ गया था, लेकिन आगे बढ़ तो गया था, मियोटिक डिवीजन सेकंड में फिर रुक गया था, वो मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ था, फिर आगे नहीं बढ़ा था वो। और मेटाफेज सेकंड में रुकी हुई अवस्था वाला सेकेंडरी ओसाइट ही यहां से बाहर आता है। मतलब जो सेकेंडरी ओसाइट बाहर आया है वो अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकंड, इसमें रुका हुआ था। सबसे बीच में सेकेंडरी ओसाइट था, चारों तरफ क्यूमुलस उफरस या कोरोना रेडिएटा या फोलिकुलर सेल। समझ में आया ना? ये थे, इतना समझ में आया। सेकेंडरी ओसाइट है कहां पे? अभी फीमेल के सीलोम में, सीलोम में है। अब इसको कौन लेगा? दोनों तरफ ओवरी था, जिस ओवरी का ओव्यूलेशन हुआ है उधर वाला का फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी ऐसे कर रहा था ना, अब उसको अंदर ले लेगा, ओविडक्ट में चला जाएगा। एम्पुला, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यूट्रस। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो मेस्ट्रुअल साइकिल। फर्टिलाइजेशन यदि हो गया है तो प्रेगनेंसी। समझ में आया? तो ये यहां से ओव्यूलेशन होने के बाद बचा हुआ जो भूत बंगला था, खाली घर, ये है वो, ये रिकवर हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसके अंदर जो लिक्विड मिलते हैं येलो कलर के होते हैं, और कुछ ब्लड क्लॉट भी मिलते हैं। ये देखो ब्लड क्लॉट दिख रहा नहीं है, तो येलो कलर के लिक्विड होते हैं उसको बोला जाता है ल्यूटियम। कार्पस मतलब पाउच, एक कार्पस मतलब पाउच, एक ऐसा पाउच जिसके अंदर ल्यूटियम है येलो कलर का, तो क्या बोलूंगा इसको? कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम क्या है बोलने पर? ये कुछ नहीं है, एक भूत बंगला है। मैं बोला था जिसके अंदर का खजाना लूट चुका हो वो ल्यूटियम कहलाता है। समझ रहा है ना? उसके अंदर का खजाना क्या था? सेकेंडरी ओसाइट। लूट गया है तो कार्पस ल्यूटियम, ऐसे याद रखना बस, ठीक है ना? और ये कार्पस ल्यूटियम कब तक रहेगा? इधर से ये, आप ये सोचिए, सेकेंडरी ओसाइट तो ओव्यूलेशन होकर निकल आया बाहर, ये फैलोपियन ट्यूब में गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये चला गया 1 हफ्ते में कहां पे? यूट्रस में। यूट्रस में इंप्लांट होगा, फर्टिलाइजेशन हो कि ना हो इंप्लांट होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो और 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद वहां से ब्लीडिंग के रूप में चला, मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग के रूप में निकल जाएगा। तो ओव्यूलेशन के बाद 14वें दिन में तो पहुंच ही जाएगा यहां तक, 14वें दिन के बाद ब्लीडिंग के रूप में निकल जाएगा वो। तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इसी 14 दिन तक ही टिकेगा कौन? तो ओव्यूलेशन के बाद 14 दिन तक कार्पस ल्यूटियम टिकेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया है तो पूरे बच्चा जब तक गर्भाशय में है ना तब तक टिका रहेगा। कौन? कार्पस ल्यूटियम। इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम बच्चे को डेवलप करने में मदद करता है। जब बच्चा बना ही नहीं है तो किस बात का रहना उसका? समझ में आया ना? ओव्यूलेशन हुआ, ओवा चला गया फैलोपियन ट्यूब में, मैं बोला फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, 1 हफ्ते में पहुंच गया यहां तक, 1 हफ्ता और रुकेगा, 14 दिन हुआ, निकलने से 14 दिन हुआ, और 14 दिन तक क्या हो जाएगा? वो
इसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो निकल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम जो ओवरी में बना था ना भूत बंगला, वो भी 14वें दिन बाद क्या हो जाएगा, खत्म। जब खत्म हो जाता है वहीं पर रिग्रेस हो जाता है, वहीं पर रिड्यूस हो जाता है, उसको कार्पस एल्बिकेंस कहते हो। क्या कहते हैं इसको आप, कार्पस एल्बिकेंस। वो बनते रहता है, टूटते रहता है। ये जो मैं बोला फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ, या कि इम्प्लांट यूट्रस में 9 महीने तक रहा, तो 9 महीने तक कार्पस ल्यूटियम था। और 7वां 8वां महीने में कार्पस ल्यूटियम खत्म होना शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होने को होता है ना, उस समय कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कम होने लगता है। समझ में आया? दूसरा मेन चीज ये है कि जब ओवुलेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है, LH हार्मोन। उसके पहले जो रहता है ग्रेफेन फॉलिकल और उसके बाद जो रहता है कार्पस ल्यूटियम, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि इसमें सेकेंडरी साइड इसके अंदर है, यहां पर नहीं है। जब इसके अंदर सेकेंडरी साइड रहता है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन कम। मतलब जब ग्रेफेन फॉलिकल रहता है, फॉलिकल में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम। EG मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन, PG मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक, लेकिन जब ओवुलेशन हो जाता है, जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है ज्यादा, एस्ट्रोजन कम। समझ में आया ना? और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से याद रखो आप, एस्ट्रोजन को मैं E लिख रहा हूं और एस्ट्रोजन को मैं E लिख रहा हूं और प्रोजेस्टेरोन को मैं P लिख रहा हूं, तो E मतलब एग्जिट याद रखना और P मतलब प्रमोट याद रखना। समझ में आया ना? एग्जिट और प्रमोट में बात कर रहा हूं इन द सेंस ऑफ द बेबी डेवलपमेंट। बच्चा का जो डेवलपमेंट गर्भाशय में हो रहा है ना, फीमेल के प्रेगनेंसी जो हो रहा है, प्रेगनेंसी को प्रमोट करने वाला कौन, प्रोजेस्टेरोन, और प्रेगनेंसी को एग्जिट हटाने वाला कौन, समझ में आया ना? यदि मैं ये बोलूं आपको कि बच्चा 9 महीने तक टिका हुआ है, मतलब इन दोनों में से कौन होगा, ये वाला होगा। क्योंकि ये क्या ज्यादा निकलता है बोल रहा हूं मैं, ये कौन सा हार्मोन ज्यादा निकलता है, एस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा निकलता है। समझ में आया ना? तो किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज में ये कार्पस ल्यूटियम जो टिका हुआ है वो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा निकल रहा है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे बच्चे के पैदा होते तक। जब बच्चा पैदा होने को होता है तब कार्पस ल्यूटियम धीरे 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 क्या होता है, रिग्रेस हो जाता है, तो ये बचता है। अब इसका कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन। अब बच्चा बाहर हो जाएगा, फिर मैच्योर हो चुका है, अब पैदा हो सकता है वो। समझ में आया आपको? भाई पूरे इस ओवरी में सब तरफ क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा। समझ रहे हो ना? ब्लड वेसल से सब तरफ न्यूट्रिशन पहुंच रहा होगा, सब तरफ नर्व्स होंगे सिग्नल लाने ले जाने के लिए। ये सब चीजें मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको ये प्रोसेस बताया हूं। अब एक चीज ये मान लीजिए, ये वो ओवरी है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ओवरी है। क्या यहां से प्रोसेस शुरू करके मैं घुमा के यहां तक लाता हूं? नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार और बोला था मैं कि अगर ये यहीं पर है तो इसी जगह पे ही अभी प्रिमोर्डियल जर्म सेल था, कुछ समय बाद चारों तरफ से कवर कर लिया गया जर्मिनल एपिथेलियल सेल के द्वारा, एग नेस्ट बन गया, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बन गया, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, उसके बाद टर्सरी बन गया, उसके बाद क्वार्टनरी बन गया और यहीं पर ब्लास्ट होकर निकल गया। ऐसा नहीं होता कि इधर लुढ़कते लुढ़कते घूम रहा है ऐसा करके, इधर नहीं होता है। आज अगर आप एक पेड़ लगाते हो, एक बीज लगाते हो, आपके बाड़ी में जहां लगाए थे वहीं पर बीज था, कल अंकुरित हुआ, परसों एक पत्ता आया, 2 दिन बाद 3 पत्ते आए, 5 दिन बाद टहनी बना, 10 दिन बाद फूल आया, 20 दिन बाद फल आ गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आज पत्ती आया था थोड़ा खिसक गया था वो, कल फूल आया तो किसी और की बाड़ी में मिला वो, और परसों बीज आया किसी का मार्केट में मिला हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब ये प्रोसेस वहीं पर चल रहा है, लेकिन मैं आपको वहीं पर बता नहीं सकता ना मिटा मिटा के, इसलिए मैं इसको घुमा के बता दिया हूं कि कभी ऐसे घूमता नहीं है। यहाँ पर वो जग घूमिया जैसा कोई चक्कर नहीं है। देखो तो ये यहीं पर था तो यहीं पर, तो वैसे हर जगह कोई ना कोई फॉलिकल तो होगा ना। 7 मिलियन है, तो हर जगह अपने अपने जगह पे वो बढ़ रहे हैं। कोई अभी प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म में है, कोई सेकेंडरी में है, कोई टर्सरी में है, कोई क्वार्टनरी में है, लेकिन कम से कम जाके कहां रुके होंगे वो लोग? यहां से रुके ही होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में, क्योंकि अरेस्टेड स्टेज रहता है, डिक्टेट स्टेज। 7 के 7 मिलियन उस स्टेज में जाके रुके होंगे। एक एक करके समय समय के हिसाब से वो आगे एक्टिवेट होते होंगे। समझ में आया? ठीक। हमने जो अभी पढ़ा ये पूरा प्रोसेस क्या था? oogenesis कहां होता है? फीमेल के ओवरी के कॉर्टेक्स भाग पर। समझ में आया ना? तो यहां पर चीजें क्या क्या बनती हैं? सबसे पहले तो एग नेस्ट, फिर अगला प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल या क्वार्टनरी फॉलिकल, और उसी में से सेकेंडरी साइट ओवुलेशन होता है,
फिर बन जाता है कार्पस ल्यूटियम, और जब खत्म हो जाता है तो कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है ना। उसी को मैं यहां पर एक स्लाइड में डाल दिया हूं। ये फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, oocyte और फॉलिकुलर सेल। oocyte में कम फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ yolk sac या एपीब्लास्ट। ये oocyte कहां से आया था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो के पिछले हिस्से से एपीब्लास्ट सेल या एंडोडर्म सेल बोला था, वहां से माइग्रेट करते करते आहारनाल, पिछले आहारनाल हाइंड गट से होते होते बाई पोटेंशियल गोनड के अंदर घुस गया था, जो आगे जाके बाई पोटेंशियल गोनड किसने बदला, ओवरी में। वैसे करके ये oocyte आया था। फॉलिकुलर सेल कहां से आया था बताइए मुझे, फॉलिकल, बिल्कुल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से यहां से आता। देखो नीला वाला दिख रहा नहीं है, ये जो घेर कर रखा है ये वहां से आया था। ठीक है ना, ये हो गया। अब जर्मिनल एपिथेलियल सेल ये किसका बना है, मेसोडर्म का बना है, जबकि oocyte किसका बना है, एंडोडर्म का बना है। बोला था ना, oocyte किसका बना होता है, एंडोडर्म का, और ये जो फॉलिकुलर सेल किसका बना है, मेसोडर्म का बना है। इसको याद रखना। गोनाड तो मेसोडर्म के बनते हैं ना, गोनाड, किडनी, कल ही तो पढ़े, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग। ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या होता है बताइए, प्राइमरी oocyte प्लस फॉलिकुलर सेल। अभी शुरू बन रहा होता है तो थोड़ा डेवलप हो जाता है। प्राइमरी oocyte तो अंदर रहता है, फॉलिकुलर सेल की संख्या बढ़ जाती है तो सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte प्लस मोर फॉलिकुलर सेल। और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है जिसमें प्राइमरी oocyte है, वो रुका हुआ कौन सी स्टेज में है, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोपेज फर्स्ट के, डिफरेंट स्टेज में रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ है उसको बोलते हैं डिक्टिएट स्टेज। कब वो स्टेज ब्रेक होता है, प्रोसेस आगे बढ़ जाती है, जब LH हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये कब होगा, यहां तक बच्ची, वो बच्ची जिसकी बात करें जिसके अंदर ओवरी था, वो बच्ची खुद अभी एम्ब्रियो थी, यू फीटस थी, फीटस अपनी मां के गर्भाशय में थी, पैदा भी नहीं हुई थी, उसके ओवरी में चल रहा था यहां तक का प्रोसेस। जब वो बच्ची पैदा हो गई, पैदा होने के बाद 10, 12, 14 साल की हो गई, प्यूबर्टी एज में आ गई, LH हार्मोन की मात्रा बढ़ गया उसका, तब ये रुका हुआ अवस्था सेल साइकिल आगे बढ़ गया। LH हार्मोन की मात्रा बढ़ी, डिक्टिएट स्टेज ब्रेक हुआ और सेकेंडरी फॉलिकल बदल गया टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल बोलते ही समझ लेना, अंदर सेकेंडरी oocyte, मोर एंड मोर फॉलिकुलर सेल, मतलब बढ़ा दो उसको आप, पहले की तुलना में ज्यादा हो गया फॉलिकुलर सेल, और प्लस एंट्रम बन गया। समझ में आया? ये सेकेंडरी oocyte अब रुका हुआ है मेटाफेज सेकेंड में। ये भी अरेस्ट हुआ है ना, ये देखो अरेस्ट है, मेटाफेज सेकेंड लिखा है ना, सेकेंडरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल जब आगे थोड़ा सा और चारों तरफ फॉलिकुलर सेल की मात्रा बढ़ा देगी तो क्वाटनरी फॉलिकल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्वाटनरी फॉलिकल। ये हो गया। सेकेंडरी oocyte के अंदर मोर एंड मोर फॉलिकुलर सेल, मतलब इसकी तुलना में ज्यादा फॉलिकुलर सेल प्लस एंट्रम। अंदर सेकेंडरी oocyte रुका हुआ है कौन से स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड में। ये कब बढ़ता है आगे, अब ध्यान दो, जो ओवुलेशन हुआ था सेकेंडरी oocyte का, मेटाफेज सेकेंड फॉर्म में रुका हुआ है ना, वो जैसे ही ओवुलेशन होने के बाद फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही जाता है, स्पर्म यदि एंट्री करता है तब जाके क्या होता है, उसका मेटाफेज सेकेंड आगे बढ़ता है, स्पर्म की एंट्री पर आगे बढ़ता है। याद है कि नहीं? हाँ, नहीं तो वो उसी स्टेज में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बॉडी से। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जाता है किसी फीमेल का, उसमें कौन सा oocyte निकलता है बोलने पर, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ओवम नहीं रहता। वो ओवम कब बनता है, स्पर्म यदि फर्टिलाइज करता है फैलोपियन ट्यूब में ही। जब सेकेंडरी oocyte ओवुलेट हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में आया, इधर से स्पर्म गया था, फर्टिलाइज किया था, जैसे दोनों का मेम्ब्रेन फ्यूज होता है, कैल्शियम सिग्नलिंग चलता है बोले थे। अब तब जगह सेकेंडरी oocyte का मेटाफेज सेकेंड आगे बढ़ता है और प्रोसेस को पूरा करके क्या बना देता है, वो ओवम। फिर कुछ दिन बाद दोनों के क्रोमोसोम मिल जाते हैं और जायगोट, पहले ओवम बनता है फिर जायगोट। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, सेकेंडरी oocyte जो अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड में था, ब्रेक्ड बाय फर्टिलाइजेशन। या मैं यहां पर लिख दूं कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन, है ना, दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से होता है ना, ये पूरा होता है फर्टिलाइजेशन से। एक चीज और कि जब भी ओवुलेशन होता है सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलता है, कौन सा हार्मोन की वजह से बाहर निकलता है, LH हार्मोन। करता क्या होगा LH हार्मोन, देख लो, LH हार्मोन जैसे ही LH हार्मोन की मात्रा किसी फीमेल में बढ़ जाती है, वो क्या करता है,
प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को बढ़ा देता है। एलएच हार्मोन कहां से निकलता है? एलएच हार्मोन कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो चला गया सीधा ओवरी के पास। ओवरी के पास जाने के बाद उसको क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया, तो वहां से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलेंगे। लेकिन मैं क्या बोला, जैसे प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ेगी, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, नाम क्या है? कोलेजिनेज। कोलेजन को ब्रेक करने वाला कोलेजिनेज एंजाइम। कोलेजिनेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। ये क्या करेगा? वीकेंड द फॉलिकुलर वाल, फॉलिकल की वाल को कमजोर कर देगा। फॉलिकल क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। उसके अंदर का सेकेंडरी साइड बाहर आ जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। समझ में आया ना? तो कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ेगी। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ेगी तो फॉलिकल की वाल को कमजोर कर देगा। कैसे करके? कोलेजिनेज एंजाइम को एक्टिव करके। कोलेजिनेज एंजाइम कोलेजन की लेयर को कमजोर कर देगा, तो पूरा फॉलिकल कमजोर हो जाएगा, तो ब्लास्ट हो जाएगा, अंदर का सेकेंडरी ओसाइट ढाई से बाहर आ जाएगा। कहां पे जाएगा? सीलोम में चला जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। समझ में आया ना? इस प्रकार से ओवुलेशन होता है। किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? चलिए भाई बताइए मुझे कि ओवुलेशन में फॉलिकल के फटने का प्रोसेस क्या है? ये क्या है? ग्रेफेन फॉलिकल, क्वार्टनरी फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? कौन सा हार्मोन की? अभी एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा निकल रही है, प्रोजेस्टेरॉन कम है। और जब तक एस्ट्रोजन ज्यादा है, इसका ओवुलेशन नहीं होने वाला है। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन आती जाएगी, एलएच हार्मोन आएगी फॉलिकल के ऊपर, और फॉलिकल में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ाना शुरू करेगा। धीरे 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 प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लगेगी इसी फॉलिकल में। जब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा धीरे 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 बढ़ने लगेगी, यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इसी फॉलिकल के चारों तरफ का जो वाल था, वहां पर जो कोलेजन थे, उसको डिग्रेड करने के लिए, तोड़ने के लिए कोलेजिनेज एंजाइम को एक्टिव करेगा। तो कोलेजिनेज एंजाइम क्या कर देगा? इसके इस फॉलिकल, ग्रेफेन फॉलिकल के चारों तरफ के वाल को कमजोर कर देगा। क्योंकि अंदर एंट्रम भी था, एंट्रम में प्रेशर बढ़ रहा था और चारों तरफ से कमजोर हो रहा था, तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। जब ब्लास्ट हो जाएगा तो अंदर का जो सेकेंडरी ओसाइट था वो वहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन याद रखना, सेकेंडरी ओसाइट अकेले बाहर नहीं निकलेगा, चारों तरफ कुछ फॉलिकुलर सेल भी चिपके होंगे, और वो ये पूरा इतना बाहर निकलेगा, और ये कहलाएगा प्रोसेस ओवुलेशन। यहां पर किसकी मात्रा बढ़ रही थी तो फट गया? प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ रही थी। फटने के बाद ये जो फॉलिकल था उसका मटेरियल तो बाहर निकल गया, ये जो खाली भूत बंगला रह गया बोला, जिसका मटेरियल लुट चुका है, ये क्या कहलाया बोला? कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम में किसकी मात्रा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको? प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए ग्रेफेन फॉलिकल में एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है और कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा रहती है। समझ में आया ना? ठीक। ध्यान से देखिए, ये फॉलिकल कौन सा फॉलिकल है? ग्रेफेन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल या क्वार्टनरी फॉलिकल? चतुर्थक डिंब पुटिका बोला था ना, ये था। इसी के डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके समझाने का प्रयास किया गया है। ये वही फॉलिकल है। देखिए, आपको जो बाहर में जो लेयर दिख रहा है ना, ये जो बाहर में जो दिख रहा है, ये थिकर सेल की लेयर है। किसकी लेयर है? थिकर सेल। देखिए, ये बाहर का लेयर दिख रहा होगा आपको, ये थिकर सेल की लेयर है। इतना ये दिख रहा है थिकर सेल की लेयर। उसके अंदर जो दिख रहा है वो है ये भी थिकर सेल की लेयर। दो लेयर है, बाहर वाला थिकर एक्सटर्ना, अंदर वाला थिकर इंटरना। इतना को थिकर एक्सटर्ना बोल रहा हूं मैं, इतना को, ठीक है ना, और अंदर वाले को थिकर इंटरना, इतना को थिकर इंटरना बोल रहा हूं मैं। तो थिकर एक्सटर्ना थिकर इंटरना मिला के थिकर सेल हो गया। उसके बाद जो आपको लेयर दिख रहा है ये पूरा लेयर, समझ में आया ना? इतना ये लेयर दिख रहा है, इतना इतना पूरा ये लेयर क्या कहलाता है? हमारा ग्रेनुलोसा सेल। तो ग्रेनुलोसा सेल सबसे अंदर है, बाहर में थिकल सेल है। थिकल सेल की दो परत है, थिकल एक्सटर्ना, थिकल इंटरना। इसी बीच में हमको क्या मिलता है? ये एंट्रम मिलता है, ठीक है ना? एंट्रम क्या बनने पर एक, और वहीं पर बीच में कहीं पर मौजूद होता है कौन? सेकेंडरी ओसाइट, जो कि कौन से स्टेज पे रुका हुआ है? सेल साइकिल कौन से स्टेज पे रुका हुआ है ना? अरेस्टेड एट
मेटाफेज सेकेंड, ठीक है ना। मेटाफेज सेकेंड में रखा होगा। कब पूरा होगा? जब स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा उसको, तो पूरा होता है। ये हो गया फॉलिकुलर सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है।